हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि इसके पहले लेक्चर में हमने आपको पॉइजन रेशियो तक बताया था। क्या बताया था? पॉइजन रेशियो तक हमने आपको इसके पहले लेक्चर में बता दिया था कि आखिर पॉइजन रेशियो क्या होता है, और उसका फार्मूला भी हमने आपको निकलवा दिया था। इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो दोस्तों डोंट वरी, आपको इस लेक्चर में पहले हम आपको ये बताएंगे कि इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच रिलेशन क्या होता है, वास्तव में उनके बीच संबंध कैसे होते हैं, और कई सारे फार्मूले भी निकल कर आएंगे जो आपको क्वेश्चन लगाने में हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि इलास्टिक कांस्टेंट्स यानी कि जो यंग्स मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स में, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स में हम पहला जो रिलेशन देखेंगे वो रिलेशन होगा यंग्स मॉडुलस में, बल्क मॉडुलस में और पॉइजन रेशियो में। इन तीनों चीज़ों में ये रिलेशन होगा। कैसे होता है रिलेशन? क्या कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बल्क मॉडुलस एंड द ब्रैकेट में 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ पॉइजन रेशियो, मतलब कि y इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा। आप यहाँ पर जानते होंगे y इज इक्वल टू क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है, k इज इक्वल टू क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है, और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, पॉइजन रेशियो होता है। क्या होता है? पॉइजन रेशियो। ठीक, अगर आपको इनमें तीनों में से किसी भी दो चीज को पता है तो आप तीसरी चीज आराम से निकाल सकते हैं। इसी के लिए ये फार्मूला बना ही है। ठीक है, चलिए अब अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूले में क्या है? अगला जो रिलेशन है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में, बल्क मॉडुलस में और पॉइजन रेशियो में। इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू होता क्या है, 3 टाइम्स ऑफ बल्क मॉडुलस माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि ईटा से दिखाते हैं इसको हम। किससे? ईटा से दिखाते हैं। अपान में 6 टाइम्स ऑफ मॉडुलस यानी कि कौन सा, बल्क मॉडुलस, प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये होता है रिलेशन, होता है किसमें, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो में ये रिलेशन होता है। अब देखिए आपको हम एक चीज बता देते हैं, यहाँ पर बता क्या देते हैं कि अगर आपको कोई भी दो चीज पता है, आपको अगर कोई भी दो चीज पता है तो आप दो चीज आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि आपको क्या पता है, यंग्स मॉडुलस y पता है और बल्क मॉडुलस यानी कि सिग्मा पता है, सिग्मा नहीं k पता है। क्या? यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस आपको पता है, तो आप यहां से तुरंत के तुरंत पॉइजन रेशियो निकाल सकते हैं, पहली चीज। अब पॉइजन रेशियो निकालने के बाद चूंकि ये दोनों आपको पता है तो आप ईटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी आपको कोई भी दो चीज पता होने पर दो चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं, चूंकि दो इक्वेशन दिए गए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका टॉपिक है वो है बीम। अब आपके मन में भी ये क्वेश्चन आएगा कि यार आखिर बीम क्या होता है। बीम बीम आपको लोग ध्यान से समझेंगे कि आखिर बीम होता क्या है। पहले आपको हम इसका इंट्रोड्यूशन देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि डिफिनेशन में लिखा गया है कि अ बीम इज अ बार ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन whose length is large as compared to its other dimensions such as breadth and thickness। इसका मतलब क्या हुआ, मीन क्या हुआ कि जो बीम होता है एक बार होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर। यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। जैसे कि आप एक पाइप लिए, क्या पाइप लिए, एक मान लेते हैं कि आप एक टोपी लिए। क्या लिए? आपको हम ये दिखाते हैं, ये है आपके सामने एक टोपी है। क्या है ये मान लेते हैं कि एक प्रकार का बीम है। ये भी एक प्रकार का बीम होता लेकिन है नहीं। ठीक है, तो जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है वो यही होता है, ये ऊपर का जो होता है इसी को हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। अब ये क्रॉस सेक्शन अगर सर्कुलर है तो उसको हम सर्कुलर बीम बोलेंगे, और अगर रेक्टेंगुलर है तो उसको हम रेक्टेंगुलर बीम बोलेंगे। ठीक है, आपको सर्कुलर और रेक्टेंगुलर बीम समझ में आ गया होगा। देखिए और क्या बोल रहा है कि इसकी लेंथ जो होनी चाहिए वो इसके और सारे डायमेंशंस के काफ़ी मतलब ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे आपका रेडियस इसका इसकी लेंथ की तुलना में बहुत कम है, रेडियस इसका, यानी कि ये क्या है, एक बीम है। ठीक है, देखिए बीम जो बनाया जाता है वो कई सारी लेयर्स में बनाया जाता है, कई सारी लेयर्स में बनाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये भी एक प्रकार का बीम है, एक प्रकार का बीम नहीं, ये बीम है ही। ठीक है, ठीक है, ये बीम है। ये कई सारी लेयर्स में, मतलब कई सारी परत को एक दूसरे के ऊपर रख रख के ये बनाया गया है। ठीक है, इसको परत को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लेयर बोलते हैं। क्या? लेयर्स बोलते हैं। अभी जो ये एक लेयर होती है वो मान लेते हैं कि कौन सी है, ये एक लेयर है। क्या है?
एक लेयर है, कुछ मोटी ये भी रहती है, ठीक है, कुछ मोटी ये भी रहती है, ये इसकी एक लेयर है। आप नहीं देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, ये इसकी एक लेयर है, मान लेते हैं कुछ मोटी है, कुछ मोटी है, ये एक लेयर है, और इसी एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, यही रख के ये बीम बनाई जाती है। अब अगर इस लेयर की संरचना की बात करें कि ये लेयर कैसे बनाई जाती है, तो ये लेयर जो कुछ इस तरीके से बनाई जाती है, ये भी कई टुकड़ों में विभाजित करके, मतलब एक दूसरे में जोड़ जोड़ कर बनाई जाती है, ये क्या लेयर बनाई जाती है। अब इस टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स बोलते हैं। एक चीज निकल कर आई, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स, ठीक है। ये जो होती है ये फाइबर की बनाई जाती है, फाइबर के अलग अलग टुकड़ों को जोड़ करके आपस में, पतली पतली लंबी लंबी टुकड़ों को जोड़ करके आपस में क्या बनाई जाती है, फिलामेंट्स को जोड़ करके क्या बनाई जाती है, लेयर बनाई जाती है। और लेयर को एक दूसरे के ऊपर रख रख के क्या बनाई जाती है, बीम बनाई जाती है। यानी बीम किसका बना, फाइबर का बना, यानी रेशे का बना। बीम किसका बना, फाइबर का बना। आपको बीम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर बीम समझ में आ गया है तो चलिए अब आपको हम न्यूट्रल सरफेस के बारे में बता देते हैं। न्यूट्रल सरफेस क्या होता है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन हो कि न्यूट्रल सरफेस क्या होता है। देखिए, इस बीम को कई परतों से मिलकर बनाई जाती है, ये हमने आपको बताया, ठीक है। ये आपको हमने बताया कि ये कई परतों से मिलकर बनाई जाती है। अब इन कई परतों में जो सबसे मिडिल का परत होगा, सबसे बीच में जो परत होगी, लेयर होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सरफेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सरफेस। जो इसके बीच की परत होगी उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल सरफेस। लेकिन वो भी न्यूट्रल सरफेस कब कहलाएगी और न्यूट्रल सरफेस क्यों कहलाती है, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जब हम मान लेते हैं कि कोई बीम है ये, ठीक है, मान लेते हैं कि यही है, ये क्या, हम एक थोड़ा ऐसा ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, एक बीम है। क्या है, बीम है, ये हमारा क्या है, बीम है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये बीम है, ठीक। ये बीम है, जब हम इसको अब बीच में मान लेते हैं कोई वजन लटका देंगे तो ये कुछ कैसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। कैसे, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। हम इस बीम को कैसे देख रहे हैं, पहले आप लोग ये समझिए। इस बीम को हम कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। कैसे, इस तरीके से। आपको हम अगर दिखाना चाहें तो जैसे कि हमारे पास एक कॉपी है, आप कॉपी देखिए, ये क्या है, एक कॉपी है। ये मान लेते हैं क्या है, एक बीम है, चूंकि इसमें भी जो है ये कई परतों से मिलकर बनाई गई है ये, ठीक है। ये कॉपी के पेज है, क्या, लेयर है, ठीक है। तो हम इस बीम को कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। कैसे, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे देखेंगे और बीम कुछ ऐसे लटकी हुई दिखाई देगी। कैसे, बीम हमारी कुछ इस तरीके से लटकी हुई दिखाई देगी। आप शायद देख नहीं पा रहे हैं, आपको हम अच्छे से दिखाते हैं। जब आप बीम को कुछ इस तरीके से देखेंगे, कुछ इस तरीके से, आप इस तरीके से बीम को देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर बीम के बीच में हम लोड लगाएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी। कैसे, ऐसे हो जाएगी, क्या, कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये बीम। आई होप आपको समझ में आया होगा, बीम कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो आपको जो बीच का हमने आपको बताया न्यूट्रल सरफेस, वो आपको कैसा दिखाई देगा, तो उसके फिगर हम आपको इस मोबाइल फोन अपने कॉपी पेन पर बनाए हैं, ठीक है। अब इस बीम का जो सबसे बीच का न्यूट्रल लेयर है वो ये है, ठीक है। सो हमने आपको बताया था कि ये सबसे बीच में होता है। अब आप ये देखेंगे कि जो किनारे का होगा, आप कुछ ऐसे बना होता है, ठीक है। ऐसे हमारा थोड़ा ठीक से नहीं बना है, कुछ ऐसा होगा। जब बीम को हम लचाएंगे, बीच में वजन लटकाएंगे, ये हमारा बीच का लेयर है, यानी न्यूट्रल लेयर है, न्यूट्रल सरफेस है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि बीम का जो ये वाला लेयर था, सो सबसे नीचे जो लेयर था, उसमें कॉम्प्रेस लग गया, अंदर की तरफ फोर्स लगा और ये कुछ छोटा हो गया। और ये जो बाहर वाला वो लगा है, सबसे पीछे लगा है, वो क्या हो गया, टेंजाइल वो स्ट्रेस लगा और ये थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि जो बीच में रहेगा उसके लेंथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो जितना बड़ा पहले था उतना बड़ा अब भी है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लेयर बोलते हैं। क्या, न्यूट्रल लेयर, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप बीम को कैसे भी लचा दें। आई होप आपको न्यूट्रल लेयर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस न्यूट्रल लेयर से जो हम एक्सिस खींच देंगे कोई, तो उस एक्सिस को हम न्यूट्रल एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बीम क्या होता है, न्यूट्रल सरफेस क्या होता है, लेयर क्या होती है, और फिलामेंट्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स क्या होते हैं। तो अब आपका जो अगला टॉपिक है, अगला चीज़ जो है वो ये है
कि जब आप ये फोर्स लगाकर, मान लेते हैं कि हमने फोर्स, इसको इधर से फोर्स लगाया, इसको इधर से फोर्स लगाया, ये बीच में बटुर गया। क्या हो गया? बटुर गया ये बीच में, और बाहर से क्या हो गया? फैल गया। अब इस फैलने के हिसाब से जो हमने फोर्स लगाया उसका मोमेंटम क्या होगा? इस फोर्स का मोमेंटम, यानी इसको क्या बोलते हैं हम? बेंड कर दिए। क्या बोलते हैं इसको हम? बेंड कर दिए, बेंड कर दिए। इसको हम क्या बोलते हैं? बेंड कर दिए। इसको हम दबा दिए, मतलब बेंड कर दिए। तो इस बेंडिंग का मोमेंटम क्या होता है? चलिए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए आप लोग, ये बीम है, मान लेते हैं कि ये बीम क्या कर गई है? बेंड कर गई है। क्या कर गई है? बेंड कर गई है। जब बीम कोई बेंड करती है तो वो एक सर्कुलर आर्क की तरह हो जाती है। सर्कुलर आर्क की तरह, जैसे आप लोग देख सकते हैं, सर्कुलर आर्क की तरह, मतलब कि जिसको आप लोग चाप बोलते हैं, उसके तरीके की हो जाती है। तो इसका सेंटर मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पर है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? आर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसका रेडियस हो जाएगा। तो जो बॉन्डिंग मोमेंटम होता है वो होता है वाई आई बाई आर, वाई आई बाई आर। अब यहाँ पर आई क्या है? तो आई भी आपको जानना जरूरी है। आई यहाँ पर है क्या? ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है? ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वाई यंग्स मॉडुलस है, और आर इसकी क्या है? आर्क की रेडियस है। क्या है? रेडियस है। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो बीम होता है वो दो तरह का होता है, दो तरीके का होता है। पहला सर्कुलर होता है, कैसा? सर्कुलर। और एक होता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, दो तरीके का होता है। तो सर्कुलर के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो होती है पाई आर की पावर 4/4, और रेक्टेंगुलर के लिए जो आई की वैल्यू होती है वो होती है बी डी की क्यूब अपान 12। यहाँ पर आर इस सर्कल का रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस आर है। ठीक है, और ये बी और डी क्या है? अगर ये कुछ इस तरीके से होता, रेक्टेंगुलर होता, अगर इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता तो ये इसकी चौड़ाई और लंबाई हो जाती। ठीक है, विड्थ मतलब चौड़ाई, और डी मतलब कि इसकी लंबाई, लंबाई और चौड़ाई हो जाती है बी और डी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आई की वैल्यू, जब हम आई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो देखिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जो मोमेंटम आएगा, बेंडिंग का मोमेंटम आएगा, जो मोमेंटम आएगा जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, वो क्या आएगा? यहीं पर हम आई की वैल्यू रख देंगे पाई आर की पावर 4/4। ठीक है, रख देते हैं, क्या हो जाएगा? वाई पाई आर की पावर 4 अपान आर इंटू 4। ये हो जाएगा मोमेंटम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। और ठीक इसी की तरह अगर हम इसी में बी डी की क्यूब और अपान 12 कर दें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, यानी क्या हो जाएगा? मोमेंटम क्या हो जाएगा? वाई आई की जगह पर बी डी की क्यूब अपान आर 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक का मतलब अगली चीज क्या है इसके आगे? अगली चीज जो है वो है डिप्रेशन ऑफ अ कैंटिलीवर, डिप्रेशन ऑफ अ कैंटिलीवर। अब ये कौन सी भला है भैया? कैंटिलीवर क्या होता है? तो पहले आप कैंटिलीवर समझेंगे। कैंटिलीवर क्या होता है? जब हम किसी बीम का कोई एक सिरा, एक एंड को फिक्स्ड कर देते हैं, और एक सिरे को फिक्स्ड कर देते हैं और दूसरे सिरे को हम छोड़ देते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, तो इसको कैंटिलीवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैंटिलीवर। और अगर हम इस पर कोई वजन लटकाएंगे, इस पर कोई वजन मास लटकाएंगे, हम छोड़ देंगे लटकाकर, तो ये कुछ लच जाएगी, ये कुछ नीचे की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, अब जब ये नीचे की तरफ झुक जाएगी तो ये अपने प्रारंभिक अवस्था से कितना नीचे गई, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। इसको हमने यहाँ पर वाई से डिनोट कर दिया है। क्या बोलते हैं इसको? डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इस डिप्रेशन का फार्मूला क्या होता है? तो इस डिप्रेशन का फार्मूला होता है y = WYI LX² अपान 2 माइनस x³ अपान 6। ये क्या होती है? देखिए यहाँ पर y 2 आ गया, हम इसको क्या लिख देते हैं? क्या लिख देते हैं? इसको स्मॉल y कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y यंग्स मॉडुलस भी आ गया। देखिए अब यहाँ पर x क्या है, अब आपको ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर देखिए जो डिप्रेशन होगा वो इस सिरे पर कुछ दूसरा होगा। ठीक है, इस सिरे पर कुछ दूसरा होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कुछ कम है, यहाँ से और कम है, और कम है, और कम है, और कम है। मतलब ये जो डिप्रेशन देख रहे हैं हम, इससे कुछ एंड पॉइंट पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा, और फर्स्ट पॉइंट पे देखेंगे तो सबसे कम होगा। तो इससे यक्ष दूरी पर डिप्रेशन हम देखा जाता है। ठीक है, इससे यक्ष दूरी पर डिप्रेशन देखा जाता है। क्या देखा जाता है? इससे यक्ष दूरी पर डिप्रेशन देखा जाता है। मान लेते हैं कि कितनी दूरी पर है?
यक्स दूरी पर, एक बिंदु P है और इसके बीच का डिप्रेशन क्या है, y है, क्या है, y है, ठीक है। और ये डिप्रेशन का फार्मूला क्या हो गया, y इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वाई यानी यंग्स मॉडुलस इंटू आई एल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6। ये हो गया डिप्रेशन का फार्मूला। अब इसका लास्ट पॉइंट जो होगा, इस पर डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम डिप्रेशन कहां पर होगा, जब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ के बराबर यानी कि l के बराबर हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ के बराबर यानी कि l के बराबर हो जाएगा। यानी जब x बराबर l होगा तो y क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, y डिप्रेशन मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम डिप्रेशन को हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा से। किससे दिखाते हैं, डेल्टा, या फिर आप इसको क्या भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, WYI, ये तो रहेगा ही। x की वैल्यू l हो गई यानी कि l स्क्वायर इंटू l क्यूब हो जाएगा अपान 2 माइनस l क्यूब अपान 6। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। क्या आ जाएगा, अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपके सामने ये फार्मूला निकल कर आएगा, क्या, WL क्यूब अपान 3YI। ये आपके सामने मैक्सिमम डिप्रेशन का फार्मूला निकल कर आएगा। अगर आपसे मैक्सिमम पूछता है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे, और अगर आप फिक्स्ड पॉइंट से x दूरी पर क्या होगा डिप्रेशन, तो उसके लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। चूंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसमें हम न्यूमेरिकल्स नहीं बताएंगे। चलिए अगली चीज़ देखते हैं। इसी से रिलेटिव एक और टॉपिक है, एक और डेरिवेशन है, एक और फार्मूला है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला टॉपिक जो है वो क्या है कि बीम इज लोडेड एट द मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं ये कोई बीम है, इसके मिडिल पॉइंट पे हमने वजन कर दिया, वेट लटका दिया। कितना वेट, तो W। देखिए इसके पहले फार्मूले में हमने आपको ये नहीं बताया कि कौन सी चीज को डिनोट करता है। चलिए उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर जो W है वो क्या है, यंग्स मॉडुलस है। W क्या है, जो हमने यहाँ पर वेट लटकाया है उसका वजन है। W मतलब वेट है। Y यंग्स मॉडुलस है। I हमने जैसा कि आपको बताया था कि I क्या है, I है क्या बोलते हैं उसको, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। और I की वैल्यू 2 होती है, पहला पाई r की पावर 4/4 सर्कुलर के लिए, और अगर बीम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, BD का क्यूब अपान 12। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, आप इस दोनों वैल्यूओं को यहाँ पर रख के एक नया फार्मूला निकालेंगे I की जगह पर रख के, तो वो जो फार्मूला आएगा वही आपका क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात आई यल की, तो यल क्या है हमने आपको बताया, ये यल क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है यल, ठीक है। और यक्स जो यहाँ पर दिया गया है ये फिक्स्ड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर जो हमारा क्या है, क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन है, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बीम इज लोडेड एट द मिडिल पॉइंट। मतलब जब हम इसके मिडिल पॉइंट पर कोई वेट लटका देते हैं, ठीक है, कोई वेट लटका देते हैं तब ये कुछ इस तरीके से हो जाती है, ठीक है, बीच से ये झुक जाती है, ठीक है। अब इसमें जो डिप्रेशन आएगा, देखिए पहले यहाँ पर इसका पोजीशन क्या था, यहाँ पर था, अब कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। यानी ये क्या कर लिया, डेल्टा मैक्सिमम डिफरेंस, मैक्सिमम क्या होता है, ये मैक्सिमम डिप्रेशन कहाँ पर होता है, मिडिल में होता है। तो इसके लिए मैक्सिमम डिप्रेशन का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम डिप्रेशन इक्वल टू होता है WL क्यूब अपान 48YI। सारी चीज़ों से आप परिचित हैं। L क्या है, W क्या है, W वेट है जो मास लटकाया गया है, Y यंग्स मॉडुलस है, I क्या है आपको हमने बताया ये, और ये क्या है मैक्सिमम डिप्रेशन। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के कोई भी टॉपिक अधूरा रहता है, ठीक है। तो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो रेडी रहना वीडियो देखने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इसी वीडियो के मिलेगा, ठीक है।